हाँ दोस्तों, स्टडी विद आसू में आपका स्वागत है। फिर हमारा पॉलिटी का टॉपिक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत है, उसको शुरू करेंगे। इससे पहले हमारा टॉपिक महान्यायवादी था, उसको पूरा करने के बाद सेकंड टॉपिक इसको शुरू करेंगे। ठीक, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन अगर पूछता है तो घुमा फिरा के पूछ लेता है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो अगर रहेगा तो सही रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसी को हम 1 घंटे या आध घंटे में समाप्त करें तो मटेरियल तो उतना रहेगा, और मान लीजिए समझाने का फ़र्क रहेगा कितना देर में कौन समझा पा रहा है। ठीक, तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का वर्णन किस में है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, और कार्यकाल क्या है, और वेतन में भत्ते क्या है। ठीक, और इसकी मुख्य कार्य क्या है। ठीक, सबसे पहले इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद की बात है, उसका वर्णन इनका बना है आर्टिकल 148। ठीक, 148 से लेके 151 तक इसका समस्त वो अनुच्छेद जो है इसी के विषय में बताया गया है। लेकिन इसकी नियुक्ति के विषय में 148 का बताया गया। ठीक, इसके आगे जो भी है बताएंगे आप, लेकिन इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। ठीक, कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इसका उल्लेख 148 में है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और इसकी योग्यता क्या क्या है, और सबसे पहले इसका कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे खर्चों को किस प्रकार से किस चीज़ में कितना खर्चा किए हैं हम, उसकी देखते रखता है, उसके हिसाब करता है। सेम उसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो होता है भारत सरकार के समस्त जो खर्चे हैं और किस चीज़ में कितना व्यय किया गया है, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ, इस समस्त चीज़ों की जांच करता है। ठीक, तो सेम वही टॉपिक है। मान लीजिए घर का कोई सदस्य और नियंत्रक एक महालेख परीक्षक सेम दोनों एक हैं। ठीक, तो इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 में है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, और इसका जो नाम है कि मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में क्या क्या संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के विषय में क्या बताया। ठीक, और इसकी एक उपाधि भी है। इसकी उपाधि लोक वित्त का संरक्षक, जो भी सरकार के द्वारा आय व्यय किया जाता है उसका संरक्षक होता है, कि ऐसा नहीं सरकार ने गलत तरीके से धन का व्यय कर दिया है। ठीक, ये घोटाला कर लिया है। और भीमराव अम्बेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा की, कि जो भी संविधान में पद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उन समस्त पदों में या महान्यायवादी उन समस्त पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद जो बताया है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है। ठीक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बता चुके हैं। आगे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत। ठीक, और कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल के संबंध में क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव की तरह। जैसे पूछता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, कि 65 वर्ष होता है, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से कोई एक हो तो उसको मान लीजिएगा सही। ठीक, तो इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी पूरा हो जाए पहले, मान लीजिए 65 वर्ष की एज अगर हो गई तो 6 वर्ष कोई वैल्यू नहीं है। अगर 6 वर्ष हो गई है तो 65 वर्ष हो या ना हो तो उसका कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। ठीक, और इसकी योग्यता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश जो भी मान लीजिए जैसे न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता जो भी होती है उसी हिसाब से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की योग्यता होती है। ठीक, जैसे CAG एक्ट 1971 में इसकी योग्यता का विषय बताया गया। ठीक, जैसे एक अधिनियम है कि 1971, उसमें नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की योग्यता के विषय में बताया गया है। वरना जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके विषय में जो योग्यता रखी जाती है, शर्तें या मानक रखे जाते हैं, उसके हिसाब से सेम इसकी भी होती हैं। ठीक, और यहीं पे हम बता दें इसको हटाया कैसे जाता है। ठीक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी हिसाब से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को भी हटाया जाता है। ठीक, जैसे उसी तरीके से नियुक्त करी जाती है तो उसी तरीके से हटाया जाता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वेतन कितना मिलेगा और कहाँ से मिलेगा ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, 3-4 क्वेश्चन उसी से बनता है। अब आर्टिकल तो बहुत जरूरी, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका वेतन कितना है और कहाँ से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से इसका वेतन रहता है। अगर उनका 20,000 है तो इनका 20,000 से है नहीं, अगर मान लीजिए क्या है, अगर जितना वेतन उनका होगा उसका उतना ही वेतन इनका रहेगा। ठीक,
अब वेतन उनको कहाँ से मिलता है? वेतन उनको भी संचित निधि से मिलता है, ठीक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और सेवानिवृत्ति, जैसे कार्यकाल अगर समाप्त हो रहा है तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी विभाग में जाकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके संबंध में कहा गया है कि अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, चाहे वो राज्य में हो चाहे संघ में, किसी भी सरकारी विभाग में जाकर कार्य नहीं कर सकते, ठीक। और कार्य मतलब कौन कौन से कार्य के अंतर्गत आते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इसके संबंध में बताएं। जैसे कहा जाता है कि केग समस्त इसकी केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य होता है कि सरकार कितना खरीद की है और कितना बिक्री की है, उसकी जांच करता है कि हमको इस चीज़ में कितनी कमी की जा सकती थी खरीदने में। जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी ऐसी चीज़ को खरीदा है जिसकी कीमत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तुलना में कम की जा सकती थी और सरकार ने अधिक रुपए में खरीदी है, तो सरकार उसकी जांच करता है, ठीक। और जो भी जांच के हिसाब से रिजल्ट आता है तो उसकी रिपोर्ट आगे बताएंगे किसको सौंपता है, ठीक। तो जैसे इसका कार्य क्या होता है? संचित निधि होती है जिसको वेतन मिलता है, जिससे इसको एक लोक लेखा निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है एक, और मान लीजिए जो भी निधि समस्त निधि होती हैं उनकी जांच करता है कि इसमें घोटाला नहीं हुआ, कितना व्यय किया, कितना आय किया गया है और किन किन चीज़ों में खर्च किया है, ठीक। तो उन समस्त चीज़ों की जांच करता है और जो भी जांच के बाद रिपोर्ट आती है या रिपोर्ट बनाता है वो राष्ट्रपति को सौंप देता है। और यहाँ से राष्ट्रपति के द्वारा ये रिपोर्ट लोकसभा लोक लेखा समिति को दे दी जाती है, ठीक। आगे बताएंगे लोक लेखा समिति क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, ये समस्त समितियाँ इसके अंतर्गत आती हैं जो बताएंगे आगे, ठीक। जैसे अगर रिपोर्ट मान लीजिए घोटाले की आ रही है तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देगा और राष्ट्रपति ये लोक लेखा समिति को दे देगी, ठीक। समिति यह लोकसभा अध्यक्ष को दे देगी। जैसे चारा घोटाला होता है या कोई रोड बन रहा है उसमें घोटाला हुआ है या बच्चों के शिक्षा के संबंध में घोटाला हुआ है, समस्त घोटाले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। और फिर लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने के बाद इसकी कार्रवाई आगे होती है, इतना है। अब इसका जो मुख्य कार्य है जैसे के समस्त सरकारी खरीद के अंतर्गत आता है। सरकार ने सरकारी जितनी भी खरीदें की हैं, बिक्री की हैं, आय व्यय किया है, उनकी जांच करेगा, उसको सही तरीके से अन्वय करेगा, ठीक। जो हमारा टॉपिक है आज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, छोटा है, मान लीजिए इसमें छोटा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो भी है अच्छा है। धीरे धीरे हमारा क्लास बढ़ता रहेगा और आप लोग हमें जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी हुआ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया है वो थोड़ा सही नहीं बना है। अब जो भी आगे वीडियो आता रहेगा वो सही आता रहेगा, ठीक। धन्यवाद।